गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय कुमार श्रीवास्तव कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग एक विशेष टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उस अध्याय का नाम है आनुवंशिकी एवं उद्विकास। आनुवंशिकी एवं उद्विकास, जिसको अंग्रेजी में हम लोग जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन कहते हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो यूनिट है वो दो महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित है। पहला है जेनेटिक्स और दूसरा है इवोल्यूशन। आज की कक्षा में हम लोग जेनेटिक्स पे फोकस करेंगे, जिसको हिंदी में आनुवंशिकी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वास्तव में जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। आज इसके पहले की कक्षाओं में, कक्षा 9 और कक्षा 10 में आप अवश्य इस टॉपिक के बारे में पढ़े होंगे और सुने होंगे। तो जब भी जेनेटिक्स की बात आती है, आनुवंशिकी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में एक पहला चित्र आता है हम लोगों के माइंड में, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल को वास्तव में आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। क्यों, क्या इन्होंने किया था? यही एक ऐसे पहले वैज्ञानिक थे 19वीं सदी में, जिन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी से संबंधित जानकारियों को, सिद्धांतों को, तर्कों को वैज्ञानिक रूप से जो है प्रस्तुत किया। इस कारण से इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो अब यहीं पर हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि वास्तव में आनुवंशिकी की परिभाषा क्या होती है। अगर हम कहें कि जेनेटिक्स का जो है परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या है जेनेटिक्स का, तो हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों में होने वाले वंशानुक्रम एवं भिन्नताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। दो शब्द हमने प्रयोग किया, एक को कहा हमने वंशानुक्रम, जिसको अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं, और दूसरा शब्द है भिन्नताएं, जिसको अंग्रेजी में वेरिएशंस कहते हैं। तो जो जेनेटिक्स है
या आनुवंशिकी है वो वास्तव में इन्हीं दो चीज़ों का अध्ययन है। किनका किनका? भिन्नताओं का और वंशानुक्रम का। तो अब हम यहाँ से इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राणियों के वंशानुक्रम एवं उनमें उत्पन्न भिन्नताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। Genetics is a branch of biology in which we study about the heredity and variation in organisms। तो अब इसका कुछ इसी के साथ इतिहास भी है। हमने पहले ही नाम लिया ग्रेगर जॉन मेंडल का, जिनको हम आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। आप सुने होंगे या आप पढ़े होंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने, या वास्तव में ये ऑस्ट्रिया, यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी है वियना। वहाँ वियना में एक पादरी का काम करते थे। एक चर्च में एक पादरी थे, एक प्रेस्ट थे जो ईसाई धर्म में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इनका जो है ज्ञान तार्किक था। इनके अंदर तर्क की बहुत ज़्यादा क्षमता थी और कह सकते हैं ये विज्ञान के प्रति इनकी बहुत रुचि थी। और उन्होंने वहाँ पर धार्मिक कार्यों के साथ साथ वैज्ञानिक शोध भी किया। और उसी जहाँ पर ये जिस चर्च में ये रहते थे वहीं पर इन्होंने अपना प्रयोगशाला स्थापित किया, वहीं पर अपना फार्म स्थापित किया और वहीं पर उन्होंने एक विशेष प्रकार के पौधे के बारे में अध्ययन शुरू किया। और उस पौधे को उदाहरण मान करके, या कह सकते हैं उस पौधे को अपना एक्सपेरिमेंटल मॉडल मान करके, अपना प्रयोगात्मक मॉडल मान करके, उसी के आधार पर इन्होंने जेनेटिक्स या आनुवंशिकी की जो है अध्ययन शुरुआत की, आनुवंशिकी का अध्ययन शुरू किया। उस पौधा का नाम है मटर, गार्डन पी उसको कहते हैं, गार्डन पी के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। कहीं कहीं आप पाएंगे कि पी साइलेंट है, सम सेटाइवम इस तरह से भी कहते हैं। तो ये पाइसम सेटाइवम यानी गार्डन पी के पौधे को इन्होंने चुना अपना एक्सपेरिमेंटल मॉडल, और उसी पर इन्होंने जो है अपना अध्ययन शुरू किया। अब प्रश्न यह उठता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को ही अपना एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्यों चुना? क्यों उन्होंने गार्डन पी को चुना? क्या कारण था? वाई गार्डन पी, वाई नॉट अदर थिंग्स या अदर प्लांट्स और एनिमल्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यह क्लियर होना चाहिए कि गार्डन पी जो मटर का पौधा है ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसका जीवन काल बहुत बड़ा नहीं होता, ये कुछ महीनों का पौधा होता है, जिससे कि एक ही वर्ष में 2 बार या 3 बार इनको उगाया जा सकता है। और तीसरा, इनमें पर परागण की संभावना नहीं होती क्योंकि इनका पुष्प बंद होता है। इनका जो फ्लावर है वो इस तरह से, आप अगर ग्रामीण अंचल से रहने वाले हैं तो देखे होंगे कि इनका पुष्प इस तरह से होता है, और पुष्प के अंदर जो भी इनका मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर आदि जो इसके जनक अंग हैं वो उसी में बंद रहते हैं। यहीं पर जो है वो इसी के अंदर ऐसे इस तरह से ये ढका रहता है, ये खुला नहीं रहता। इनका एक करोना ऐसा होता है, एक दल होता है ऐसा
जो इनको क्लोज कर देता है, तो इनमें बाह्य परागण की संभावना नहीं होती। अधिकतम इनमें क्या होता है या होता है स्वपरागण की प्रभाव, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है प्राकृतिक रूप से या सामान्य परिस्थिति में। तो इन्होंने इसके नाते इसको चुना, कई कारण थे। एक तो इसका जीवन काल छोटा होता है, दूसरा कि इस पौधे में जो है पुष्प वो बंद होता है, जिसके कारण उसमें स्वपरागण की संभावना ही रहती है, तीसरा कि इसको आसानी से फार्म में या फील्ड में उगाया जा सकता है। तो ऐसे 2-3-4 ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिनके कारण जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया अपने प्रयोग मॉडल के रूप में। अब प्रश्न ये उठता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या प्रस्तुत किया, उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया। तो आप पहले से पढ़े हैं, पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनी हाइपोथेसिस दी, अपना सिद्धांत दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो कार्य किए वो उस कार्य का जो है वैश्विक महत्व, अर्थात पूरे विश्व में उसका जो महत्व था वो बाद में आया, उनकी मृत्यु के बाद आया। और वो भी 1900 में। इन्होंने सारे अपने कार्य 1870 में जो है फिनिश कर लिए थे, अपने सारे पेपर्स तैयार कर लिए थे, अपने सारे सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन वो सारे सिद्धांत किताबों में, लाइब्रेरी में या पेपर में बंद था। लेकिन इन 1900 सदी में ठीक 3 वैज्ञानिकों ने जो है इनके जो है सिद्धांत को पुनः दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और वो 3 वैज्ञानिक थे शेरमार्क, डीब्रिज और कोरेन। वो 3 वैज्ञानिक थे। कोरेन शेरमार्क एंड डीब्रिज। तो ये इन तीनों ने, कोरेन ने, शेरमार्क ने और डीब्रिज ने इनके सिद्धांत को दुनिया के सामने लाया। और जब इनका सिद्धांत दुनिया के सामने आया उस समय इनके 3 नियम बताए गए कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकी के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। और वो थे, पहला इनका जो सिद्धांत था वो था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। डोमिनेंस। और दूसरा पृथक्करण नियम। जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और तीसरा स्वतंत्र अपीवन का नियम। जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 नियम मेंडल ने 3 जो है नियम प्रस्तुत किए। वास्तव में अगर देखा जाए तो मेंडल ने 3 नियम नहीं, आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, मेंडल ने केवल 2 ही नियम प्रस्तुत किए थे, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। तो लेकिन हम लोग छोटी कक्षाओं में, मतलब
कक्षा 11 कक्षा 12 की कक्षाओं में, माध्यमिक की कक्षाओं में ये पढ़ते हैं कि मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किए थे और ये नियम प्रभाविता के नियम, पृथक्करण नियम, स्वतंत्र अभियन के नियम कहलाते हैं। ये जो नियम थे जिसको मेंडल ने प्रस्तुत किया था, वास्तव में ये 2 तरह के क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम मतलब पर परागण की स्थिति करते हैं, उसके माध्यम से किया था। और उन्होंने 2 तरह के क्रॉस किए थे। एक को कहा जाता था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरे को कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर और द्विसंकर, ये क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्या है, डाईहाइब्रिड क्या है, इसको कैसे समझेंगे? तो हम लोग जो है मोनोहाइब्रिड का अर्थ है कि एक बार जब उन्होंने पर परागण कराया, कैसे कराया? इसमें तो स्वपरागण की संभावना रहती है प्राकृतिक रूप से, लेकिन मेंडल ने डेलिबरेटली जानबूझ करके क्या किया कि पुष्प को, जैसे मान लीजिए ये उसका ये पुष्प है और ये उसका जो है स्त्रीकेशर है और ये इसका जो है पुंकेशर है। ऐसे होते हैं इसके पुंकेशर और स्त्रीकेशर, और ये सब बंद होते हैं एक बड़े से करोला के अंदर। तो ये बंच होता है, ये एंड्रोशियम है और ये गैनीशियम है। इसको हम जो है एंथर और इसको फिलामेंट कहते हैं, और इसको जो है हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के नाम से जानते हैं। ऐसे इसमें वो भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये बंद, उन्होंने इसको खोला और खोल करके जब फ्लावर प्री मेच्योर था, प्राण नहीं था, उसी समय उन्होंने क्या किया, इसके प्री मेच्योर फ्लावर से एंड्रोशियम को हटा दिया, या कह सकते हैं नर जननांग को काट करके निकाल दिया, और केवल इसके अंदर मादा जननांग रहेगा। अब किसी दूसरे पौधे के एंड्रोशियम से परागकणों को ला करके, इसको खोल करके इस पे इन्होंने इसको छिड़क दिया, इस पर छिड़क दिया, इसके और कीटाणु को छिड़क दिया। इस तरह से परागकण को दूसरे पादप के पुष्प से लाया गया और इसको जानबूझ करके डेलिबरेटली इस पे छिड़का गया, और पुनः इसको जो है पॉली बैग से या उसको बांध दिया जाता है ताकि पुनः कोई कंटामिनेशन न हो। इस तरह से परागण को हम पर परागण कहते हैं, इसको स्वपरागण नहीं कहते, क्योंकि दूसरे पुष्प के परागकण से परागकण को लाया, परागकोश से परागकण को लाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा या मेंडल द्वारा लाया। तो इस क्रिया को जहां हम इसको हटा देते हैं, इसके नर जननांग को, उसको हम डीमैस्कुलेशन कहते हैं। उसके लिए एक शब्द है डीमैस्कुलेशन, डीमैस्कुलेशन। मैस्कुलिन का अर्थ होता है पुलिंग, डी का मतलब हटाना, अर्थात जो पुलिंग है, अर्थात जो मेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हटा देना, डीमैस्कुलेशन किया गया। और उसको दूसरे पौधे के जो है मेल पार्ट से या नर जननांग से या उसके परागकोश से परागकण को हटा छिड़क दिया गया। अब इस तरह का जो परागण है वो क्रॉस पॉलिनेशन, क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब इस तरह से इन्होंने सारे जो भी क्रॉस किए, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया, उन्होंने जानबूझ करके किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अर्थ ये है कि जब उन्होंने केवल एक लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया, तब हम उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब 2 लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाए, या जब भी क्रॉस कराया जाए 2 लक्षणों को ध्यान में रखा जाए, 2 ट्रेट्स के ध्यान में रखा जाए, तब हम उसको कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर। इसको एक संकर कहते हैं। तो इस तरह से मेंडल ने इन्हीं विधि से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, डाईहाइब्रिड क्रॉस से जो है क्रॉस करा करके मटर के पौधे के कई पीढ़ियों तक का अध्ययन किया, और फाइनली अंततः उन्होंने उससे निष्कर्ष जो निकाला, उस निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने 3 नियम दे डाले
जिनको प्रभाविता का नियम, पृथक्करण नियम और स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम कहते हैं। अब इसके आगे की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे इन नियमों के बारे में कि क्या होता है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम क्या होता है और स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम क्या होता है। उसको हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।